हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपका फिर से अपने ब्राइट स्टडी चैनल में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सीटेट के 21 जनवरी 2024 के सेकंड पेपर हुए जो सीडीपी के 30 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, आज मैं उन्हें आपके सामने लेकर आई हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि सीटेट अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है, तो हो सकता है कि इन 30 क्वेश्चंस में से आपके आने वाले एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चंस आपको मिल जाए, या फिर इन क्वेश्चंस को करके आप काफ़ी हद तक अपने सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 वाइगोत्स्की से लिया गया है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? छात्र को ज्ञान प्रदान करना, अवलंबन के माध्यम से छात्रों के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। इसका राइट आंसर होगा 2। अवलंबन के माध्यम से सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। वाइगोत्स्की कहते हैं कि यदि छात्रों को कुछ मार्गदर्शन या उन्हें कुछ संकेत या इशारे या स्कैफोल्डिंग दी जाए तो वे बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्थान की क्षमता की ओर ले जाती है। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और अनुभव करते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी बच्चे का विकास एक तरीके से नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें यही कथन गलत है कि सभी संस्कृतियों में एक समान तरीके से किशोर अवस्था में पढ़ते हैं। बच्चों का विकास निरंतर होता है और उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। हर अलग अलग तरह का बच्चा अलग अलग समय में ही किशोर अवस्था में या बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 है। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता में भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। जब बच्चे इसलिए कोई काम करते हैं कि उन्हें बाहर से कुछ मिलने की उम्मीद होती है तो वो बाहरी रूप से प्रेरित होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर 2 होगा। बाहरी रूप से प्रेरित हैं, बच्चे बाहरी रूप से प्रेरित हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 है। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को मतभेदों और असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनन्य व समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। सभी बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं और सबकी सीखने की गति अलग अलग होती है। इसलिए शिक्षार्थी को विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 5 है। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित किया जाता है। अंत क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे में विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। जीन पियाजे ने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट कहा है और उन्होंने कहा है कि बच्चा गर्भ से सींचकर कुछ नहीं आता, अपने वातावरण के साथ अंतक्रिया करके ही वह सब कुछ सीखता है। इसके लिए इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है, मानक संदर्भित होता है। प्रगतिशील कक्षा में आकलन गतिशील होता है। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे
स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। ध्यान देना, अक्षय होना, भूलना, पुनः प्राप्ति। राइट आंसर होगा ए, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का कथानक क्या है? टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है? टू किल ए मॉकिंग बर्ड के लेखक प्रतिवाद का उपयोग कैसे करते हैं? टू किल ए मॉकिंग बर्ड के नायक कौन हैं? जब बच्चे से कक्षा में इस तरह खुले सिरे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं या एक से अधिक उत्तरों वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं या अपसारी चिंतन की ऐसे क्वेश्चन जो अपसारी चिंतन की ओर बढ़ावा देते हैं, तो बच्चों की जानकारी का विश्लेषण काफ़ी अच्छी तरह से हो सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 9 है, अदर्शन और रीजन से लिया गया है। अदर्शन दिया गया है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। इसमें रीजन दिया गया है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। राइट आंसर इसका ए होगा, क्योंकि इसमें अदर्शन और रीजन दोनों ही सही दिया गया है, क्योंकि चिंतनशील शिक्षक का अर्थ ही होता है कि वह अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन कर सके। इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना क्या केंद्रीय तर्क है? देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना, बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत में उन्हीं की एक स्टूडेंट कैरोल गिलिगन ने उनके सिद्धांत की आलोचना या कहते हुए आलोचना की है कि कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत में सिर्फ पुरुषों को ही महत्व दिया है। उनके सिद्धांत में नारियों का कहीं भी समावेशन नहीं है, इसलिए उनके सिद्धांत में नारीवादी दृष्टिकोण झलकता है। इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा अदर्शन और रीजन से लिया गया है। अदर्शन दिया गया है, वास्तविक जीवन की समस्या और मूर्त अनुभव से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण दिया गया है, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। इसका राइट आंसर होगा बी। ए ओ अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण अभिकथन की सही वाक्य व्याख्या नहीं करता है, इसलिए राइट आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 12 है, अपठन वैकल्य डिस्लेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। भावात्मक चित्र बनाने में, तंत्रीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों के चिन्हों के साथ जोड़ने में, शारीरिक साथियों के साथ समाजीकरण करने में, शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में। यह एक डिस्लेक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे को पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है और वह अपनी न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों के साथ जोड़ने में कठिनाई महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। छात्रों को नियम और परिभाषा याद करने दें, याद करना सबसे निगेटिव होगा। शिक्षार्थियों में बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को ये भी निगेटिव है। 3 विद्यार्थियों को उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंध की विधि द्वारा सीखने को कहें। छात्रों को छोटे छोटे समूह में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और उन्हें अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने दें। यही हमारा राइट आंसर होगा। जब बच्चे खुद से कुछ कार्य कर देखेंगे तभी उन्हें सही उत्तर का पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून और नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? पूर्व पारंपरिक नैतिकता, पारंपरिक नैतिकता, विषम नैतिकता, स्वायत्त नैतिकता। लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत में 3 स्टेज और 6 लेवल बताए हैं। बच्चों में कानून का जो तर्क होता है वो 2nd स्टेज के 4th लेवल में आता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? विविध दृष्टिकोण का समावेश, उचित समावेशन का पालन, विभेदित निर्देश देना, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। राइट आंसर होगा टी, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। कंपटीशन कभी भी कक्षा में महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 16 है, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में शामिल करते हैं। सही है। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि करते हैं। सही है। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गलत। वे छात्र अधिगम को ठोस सबूत पेश करते हैं। राइट। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा इसका 4, ए, बी और डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करना, अपमान के डर से असफलता या सजा के से बचने पर ध्यान देना। इसमें राइट आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर अवलंबन प्रदान करता है। शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता। राइट आंसर होगा बी। ये क्वेश्चन भी हमारा वाइगोत्स्की से लिया गया है। बच्चे को स्कैफोल्डिंग की मदद से उसे काफ़ी हद तक कुछ सिखाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया के विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलता है? जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, जेंडर स्थिति को मजबूत करना, जेंडर पहचान को मजबूत करना, जेंडर भूमिका के नम्रता को हतोत्साहित करना। राइट आंसर होगा हमारा ए, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। क्वेश्चन नंबर 20 है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक मानने की क्षमता के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। इसमें राइट आंसर हमारा होगा 3, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और बीजगणित और गणना। क्वेश्चन नंबर 21 है, आलोक निम्नलिखित में से व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँखों को बार बार मूंदना, रगड़ना, आँखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? दृष्टि संबंधी समस्याओं के, भाषा की समझ की समस्याओं के, स्वलीनता विकार के, संचार संबंधी विकार के। राइट आंसर होगा हमारा ए, दृष्टि संबंधी समस्याओं के। ये क्वेश्चन नंबर 22 हमारा सजेशन ओरिजिन से लिया गया है। अभिकथन इसमें दिया गया है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ आकलन के में अनुकूल किया जाना चाहिए। कारण दिया गया है, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोणों और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। इसमें हमारा अभिकथन बिल्कुल सही है, जबकि हमारा कारण इसमें गलत दिया गया है। इसलिए हमारा राइट आंसर इसमें 3 होगा। ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 लेव वाइगोत्स्की से लिया गया है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र में हैं। अधिक जानकार अंदर, अधिक जानकार बस बाहर, भौतिक वातावरण अंदर, 4 भौतिक वातावरण बस बाहर। इसका राइट आंसर होगा भौतिक वातावरण अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका छात्र एक अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित करने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी?
छात्र को कक्षा के दौरान बार बार कार्य करने के लिए देना, छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि पढ़ाने के लिए कहना, स्वनियमन और प्रबंधों में प्रबंधन के साथ टाइमर देना, माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासन कार्यवाही करना। राइट आंसर हमारा 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है अभिकथन। एक छात्रों में अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण दिया गया है, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमारा इसमें राइट आंसर होगा ए और आर का कारण दोनों सही हैं और ए आर की बिल्कुल सही तरह से व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी सिद्धांत अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद करना शामिल है। राइट आंसर हमारा सी होगा, जो कि पियाजे से लिया गया है कि बच्चे अपने वातावरण के साथ अंतक्रिया करके ही अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। राइट आंसर हमारा 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 27 अजर्सन रीजन से लिया गया है। अजर्सन है, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक इशारे व संकेत देने चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। अभिकथन बिल्कुल सही है। और कारण, अब बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। कारण भी बिल्कुल सही दिया गया है। इसमें राइट आंसर होगा बी। ए अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की सही तरह से व्याख्या नहीं करता है। राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? यह एक रेखीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। इसका राइट आंसर होगा 3। सामाजिक प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया भी है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया भी है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से भी होती है, लेकिन सामाजिक प्रक्रिया कभी भी रेखीय प्रक्रिया नहीं हो सकती। इसलिए राइट आंसर हमारा 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अजर्सन रीजन का है। अजर्सन दिया गया है, वह कोई उपदेशात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। अभिकथन बिल्कुल सही दिया गया है। कारण, विकास प्रकृति में निरंतर होता है। कारण भी बिल्कुल सही दिया गया है। विकास कभी भी कम नहीं होता है, कब ऊपर नीचे नहीं होता है, रुकता नहीं है, गर्भ से लेकर कब्र तक जाता है, अर्थात विकास निरंतर चलता रहता है। कारण और अभिकथन दोनों ही सही हैं और कारण ए की बिल्कुल सही तरह से व्याख्या करता है। राइट आंसर हमारा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। सभी विद्यार्थियों में बहुत कम अपेक्षाएं रखना, सब छात्रों में स्वायत्ता और पहल को दंडित करना, छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करना, विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना। राइट आंसर हमारा 3 होगा, छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करना। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपके साथ सीटेट के ये 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हद तक हेल्प करा सकते। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को शेयर और लाइक करें और आगे की ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।